नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान पुलिस से संबंधित जो महिला एवं बाल अपराध की जो क्लास होती है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हो सकते हैं 5 से 10, 10 से 15 जो अपने आपके एग्जाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन प्रश्नों को अपन यहाँ पे लेके आए, एक छोटी श्रृंखला के रूप में उसको लेके आए ताकि आपके जो क्वेश्चन हो सकता है आपके ये रह रहे हो, आपने पढ़े नहीं हो, तो उस हिसाब से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो जो मैंने बनाया है, जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर आपको अच्छे लगे, सही लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न अपन इसमें ले रहे हैं, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो एक बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम लागू हुआ था जो कि कब लागू हुआ था आपके 1986 में। इसको जो प्रभावित भी कब कर दिया गया था 1986 में। तो पहला जो प्रश्न है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको मैंने लिया है। ये जो लागू हुआ था 1986 में, ये जो अधिनियम है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, ये आपके लागू हुआ था। अब अपन दूसरे प्रश्न को देखते हैं जिसमें आता है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष लागू हुआ था। तो एक अधिनियम था जो कि महिलाओं को जो कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के साथ कुछ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, कुछ अनियमितता हो रही है, तो उससे संबंधित एक अधिनियम आया था जो कि किस वर्ष हुआ था। तो 2013 में ये जो है अधिनियम महिलाओं से कार्यस्थल पर जो सुरक्षा हेतु एक अधिनियम आया था वो 2013 में आया था, जो कि लागू हुआ था या प्रभावित कब हो गया था। तो ये जो अधिनियम था ये 9 दिसंबर 2013 को इस अधिनियम को क्या कर दिया गया था, आपके प्रभावित कर दिया गया था। कब 2013 में जो लागू हुआ था, उसके बाद में इसको प्रभावित जो किया गया था वो 9 दिसंबर 2013 को इसको प्रभावित कर दिया गया था। इसमें होता क्या है कि जो महिलाओं से संबंधित जो अगर कार्यस्थल पर कुछ अभद्रता हो रही है या उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उससे संबंधित एक समिति बनेगी। उस समिति की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जिला अधिकारी है वो समिति की जांच करेगा, कि उस समिति की जो रिपोर्ट आई उसकी जांच करेगा। अगर वो दोषी पाया जाता है, सामने वाला व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है, तो उसकी ऊपर जो कार्यवाही वो 45 दिन के अंदर अंदर उस पर कार्यवाही कर दी जाएगी। तो ये जो लागू हुआ था 2013 में लागू हुआ था, इसको प्रभावित जो है 9 दिसंबर 2013 को कर दिया गया था। अगर उस व्यक्ति पे दोष सिद्धि आ जाती है, वो पाया जाता है वो दोषी, तो उसके ऊपर 45 दिन के अंदर अंदर उस पर क्या जिला अधिकारी द्वारा क्या की जाती है, कार्यवाही की जाती है। तो एक प्रश्न के साथ आपके 2 प्रश्न आपको इसमें मिल रहे हैं ताकि आपको जो है पूरा कवर हो जाए। तो तीसरा जो प्रश्न अपन इसमें लेके चलते हैं कि धारा 366 का संबंध किससे है, किस खतन से है। धारा 366 का जो है संबंध अपने बताया गया है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें लड़की को खरीदना, क्या धारा 366 से संबंधित है। दूसरा जो ऑप्शन है विदेश से लड़की को आयात करना, क्या धारा 366 से संबंधित है। तीसरा जो प्रश्न है अपने लड़की का अपहरण कर बेचना। चौथा जो ऑप्शन है लड़की को खरीद कर बेचना। ये जो 366 का संबंध किस धारा से है, किस खतन से है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें जो आंसर होगा अपने विदेश से लड़की को आयात करना। जो धारा 366 आपके बताई गई है आईपीसी धारा 366, उसमें बताया गया है कि विदेश से अगर लड़की को आयात करते हैं तो एक अपराध के अंतर्गत आता है। वो किस धारा में दिया गया, तो वो आपके दिया गया धारा 366 में। तो अगला प्रश्न अपन इसमें देखते हैं, चौथा प्रश्न कि तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयास करना। तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का जो प्रयास करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का अगर प्रयास करना तो आईपीसी की जो 326 धारा 326 बी है उसके अंतर्गत जो है इसको लिया गया है, कि अगर आप किसी लड़की पे या किसी महिला पे अगर तेजाब फेंकते हो तो वो जो है आईपीसी की धारा 326 बी के अंतर्गत आता है। अब इसमें आईपीसी की धारा जो 326 ए दी गई है उसमें क्या आता है, तो आईपीसी की धारा जो 326 ए है उसमें जो है अगर किसी व्यक्ति, किसी लड़की या किसी महिला पे आप तेजाब फेंकते हो या प्रयास करते हो तो उसके सजा का जो प्रावधान है वो 326 ए में आपके दिया गया है। अगर आप फेंकने का प्रयास करते हो अगर फेंका है तो उसमें जो सजा का प्रावधान है वो है, अगर आपको 10 साल की सजा उसमें होगी या आपको आजीवन कारावास भी उस जो है केस में हो सकता है। तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की आपको इसमें सजा हो सकती है। और इसकी जो प्रयास करना या फेंकना जो है किस धारा में आता है, तो 326 बी में जो है प्रावधान आपके दिया गया है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। जो 5वां प्रश्न है अब अपन इसमें लेते हैं कि सती निवारण अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं। सती निवारण जो अधिनियम था वो जो लागू हुआ था 3 जनवरी 1988 को लागू हुआ था सती निवारण अधिनियम। वो जो सती निवारण अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर
किसी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, जो अगर इसमें लिप्त पाया जाता है, तो जिला कलेक्टर द्वारा उसकी संपत्ति का जब्तीकरण किया जाता है। वो कौन सी धारा के अकॉर्डिंग किया जाता है? धारा 8 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो सती निवारण अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं? ये जो अपना प्रश्न था, इसकी जो धाराएं होती है सती निवारण अधिनियम की, वो कितनी होती है? आपके 22 धाराएं होती है। ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1988 से। और अगर इस अधिनियम के अनुसार जो संपत्ति का जब्तीकरण किया जाता है, जब्त जो संपत्ति की जाती है, वो धारा 8 के अकॉर्डिंग आपकी आती है। तो एक प्रश्न के साथ आपको 2 प्रश्न और मिल रहे हैं, ताकि आपको ये जो टॉपिक है कवर होता हुआ चले। अगला आपके जो 6वां प्रश्न है वो है स्थानीय परिवाद समिति के गठन का प्रावधान। जो स्थानीय परिवाद समिति जो बनाई जाती है, उसके गठन का प्रावधान जो है किस धारा के अंदर दिया गया है? तो धारा 6 जो है, जो धारा 6 होती है उसके अंतर्गत दिया गया है कि स्थानीय परिवाद समिति का आपको गठन करना होता है। लेकिन अगर बात करूँ स्थानीय परिवाद समिति का गठन कब होता है, तो अगर किसी समिति में सदस्यों की संख्या 10 से अगर कम होती है, तभी कौन सी समिति का गठन होता है? आपकी स्थानीय परिवाद समिति का। अगर किसी समिति में किसी जो कमेटी होती है उसमें 10 सदस्य से कम संख्या होती है, तो उसमें कौन सी समिति का गठन होगा? स्थानीय परिवाद समिति का। जो स्थानीय परिवाद समिति की जो प्रावधान दिया गया है, जो संरचना का प्रावधान जो दिया गया, वो आपके धारा 7 में जो है दिया गया है। तो आपको पूछ लिया जाए कि धारा 6 में क्या है, तो स्थानीय परिवाद समिति के गठन का प्रावधान है। और स्थानीय समिति की संरचना का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में दिया गया है? तो धारा 7 में इसका प्रावधान जो है दिया गया है। और स्थानीय परिवाद समिति का गठन कब हो सकता है? कि जब आपके सदस्यों की संख्या जो है 10 से कम हो, तभी जो है स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? अगला जो प्रश्न क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? तो विधिक जो सेवा प्राधिकरण है, इसमें पहला ऑप्शन है महिला को फ्री कानूनी मदद की संस्था देना। दूसरा जो है महिला को जेल से पैरोल दिलाने की वाली संस्था। तीसरा जो ऑप्शन है महिला के लिए स्वास्थ्य देखभाल वाली संस्था। या चौथा जो है महिला मामले की अनुसंधान संस्था। ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जो आएगा वो आएगा महिला को फ्री कानूनी मदद की संस्था। पहला ऑप्शन क्या है? महिला को आपको कोई भी फ्री कानूनी मदद देने के लिए संस्था बनाई जाती है, वो किसके अंतर्गत आती है? विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, आपको इसका भी ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि खतन के रूप में आजकल जो प्रश्न आते हैं वो लगभग खतन के रूप में आते हैं। तो आपको ये जो है ध्यान रखते हुए चलना है कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो महिला को फ्री कानूनी मदद अगर कुछ चाहिए तो वो देने वाली जो संस्था होती है वो होती है विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जो है वो आती है। अगला जो प्रश्न है 8वां, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर का प्रथम प्रयास किस एक्ट के द्वारा, किन के द्वारा किया गया था? तो देश में अगर बाल विवाह से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आ जाए, जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था वो हरविलास सारदा जो थे उनके द्वारा किया गया था। जो कब कौन सा एक्ट लाया गया था? सारदा एक्ट लाया गया था। वो कब आया था? 1 अप्रैल 1930 को ये जो है सारदा एक्ट अपने आया था। तो सारदा एक्ट कब आया था? 1 अप्रैल 1930 को आया था। कौन लेके आया था? तो हरविलास सारदा द्वारा ये लाया गया था। इसकी जो अगर बात की जाए कि विवाह की न्यूनतम जो ये एक्ट था सारदा एक्ट, वो उसमें जो विवाह की लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष जो है लड़की की न्यूनतम विवाह वर्ष जो है न्यूनतम निर्धारित की गई थी कि 14 वर्ष की अगर लड़की हो जाए तो वो विवाह के लिए योग्य हो जाएगी। तो ये किस एक्ट में बताया गया था? सारदा एक्ट में। तो सर्वप्रथम प्रयास बाल विवाह पर रोक के लिए कौन सा एक्ट, राष्ट्रीय स्तर का कौन सा प्रथम प्रयास था? तो सारदा एक्ट द्वारा ये जो है प्रथम प्रयास किया गया था। किनके द्वारा? हरविलास सारदा द्वारा जो है प्रथम प्रयास किया गया था। अब अपन बात करते हैं वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो वर्तमान में जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो है लड़के के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। लड़के के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। ये जो 18 वर्ष कब की गई अगर ये पूछ लिया जाए तो 1978 में जो है 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। और 2021 में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 18 से 21 वर्ष लड़की की आयु करने के लिए भी एक बिल पेश किया गया था, जो कि अभी उसको कानूनी मान्यता नहीं मिली है। इसलिए इसको अभी मैंने इसमें भी नोट आपके लिए किया था कि आपको इसका ध्यान रहे। 2021 में जो है 18 से 21 वर्ष लड़की की आयु करने के लिए बिल पेश किया गया था, जिसको अभी कानूनी मान्यता अभी नहीं दी गई है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। लास्ट और 10वां प्रश्न है अपने हार्वर्ड बेकर ने बाल अपराध के कितने प्रकार बताएं? तो हार्वर्ड बेकर थे, उन्होंने बाल अपराध के कितने प्रकार बताएं? 4 प्रकार बताएं। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है न्यूज हो सकती है, इंपॉर्टेंट एक बुक का नाम आता है 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया। ये जो बुक थी ये महिला अधिकारों से संबंधित थी, जिसके जो लेखक है जिया मोदी है। तो कौन सी बुक है? 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया। ये जो बुक है महिला अपराधों से संबंधित है, महिला अधिकारों से संबंधित है, जिसके जो लेखक है जिया मोदी है।
अपना लास्ट प्रश्न जो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है वो है धारा 67 किससे संबंधित है। धारा 67 में आपके लिए क्या बताया गया है वो आपको कमेंट करके अपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें आपको बताना है कि धारा जो 67 है वो किससे संबंधित